अस्सलाम वालेकुम। नैनोवाइज़ की दुनिया में एक दफ़ा फिर से सबको खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि तमाम दोस्त अहबाब बिल्कुल ठीक ठाक, चाको चौबंद और कहानी का नाम जानने के लिए पुरजोश होंगे। आगाज़ हो रहा है बरसगीर पाको हिंद के खून आशाम और तवील जद्दोजहद के दौर का। उस दौर का जिस दौर में हर बच्चे, बूढ़े और जवान ने वतन अजीज़ की मोहब्बत में खून की नदियां तक बहा दी। अंग्रेज साम्राज्य की आंखों में आंखें डालकर उसे ललकारा। मुसलमानों के 700 साला मुस्तहकम इक़्तिदार की जलन और लाजवाल हज़ारों की हवस में जंग लड़ने चले आए। ये कहानी है उस भंवर की जो मुल्क दुश्मनों की साजिशों, सियासतों और चालों से भरा। भंवर पार्ट 11। गादी शाह शमीला को देखते हुए कमरे में गया तो शमीला आराम कर रही थी। वो गादी शाह को देखकर खड़ी हो गई और सलाम किया। नहीं बाबा, बैठो बैठो। तुम इस तरह तेज़ी से मत खड़ी हुआ करो, चक्कर खाकर गिरना पड़ो कहीं। साईं, आपकी खिदमत, आपका एहतराम तो मेरी ज़िंदगी है। बैठो बैठो। कैसी तबीयत है? ठीक हूँ साईं। शमीला, तुम्हें इतने दिन हो गए हमारे साथ ज़िंदगी गुजारते हुए, तुमने कभी हमसे अपने लिए कुछ नहीं मांगा? बाबा, हमें इस बात का अफसोस है, तुम बीवी हो हमारी, हम तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि तुम हमसे कुछ मांगो। शमीला के चेहरे पर अजीब से आसार फैल गए। गादी शाह गौर से देख रहा था। उसे ये अंदाज़ा नहीं हो सका कि उसके इन अल्फाज ने शमीला पर क्या असर डाला है। वो खुश है या गमज़दा? जब वो काफ़ी देर तक खामोश रही तो गादी शाह ने कहा, बोलो बाबा बोलो। तो उन्हें जवाब नहीं दिया। साईं, आपके कदमों में मुझे दुनिया की हर खुशी हासिल है। मेरी ज़रूरतें तो आपने इस तरह पूरी कर दी हैं कि मेरी ज़िंदगी में कभी इतने ऐश नहीं देखे। बस कुछ वहम दिल को परेशान करते हैं, मगर मैं फिर सोचती हूँ कि आपने जो भी फ़ैसला किया है मेरे बारे में वही ठीक हो सकता है। मेरी सोच गलत हो सकती है। कौन से फ़ैसले की बात करती हो? साईं, मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानती कि दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के क्या क्या तरीके होते हैं, पर साईं एक बात जानती हूँ, रिश्ते बनते हैं, मोहब्बतें मिलती हैं। मुझे पता है कि मेरी सास भी है, जेठ और जेठानी भी, मगर मैं उधर बिल्कुल अलग थलग रहती हूँ। किसी से नहीं मिलवाया गया मुझे। माफ़ी चाहती हूँ साईं, ये बात ज़रा मेरे दिल को परेशान करती है। गादी शाह ने अफसोस भरी निगाहों से शमीला को देखा और कहा, हाँ शमीला, अभी हम ये बात जानते हैं। हम तुम्हें बताएंगे बाबा कि यहाँ हमारे लिए बहुत अच्छी फ़िज़ा नहीं। हम तुम्हें और भी तफसीलात बताएंगे, सोचते हैं अभी ना बताएं। साईं, आप बेशक ना बताएं, लेकिन आपके ये अल्फाज मुझे और परेशान करेंगे। मैं आपको सिर्फ एक बात बोलती हूँ साईं, मेरी ज़ात से कभी आपको कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी। आप हुक्म करोगे कि ये करो और वो ना करो, साईं मैं उस हुक्म को अपना ईमान बना लूँगी। कभी कोई बात मुंह से उस वक्त तक नहीं निकालूंगी जब तक आपकी इजाज़त ना हो। गादी शाह एकदम परेशान सा हो गया। शमीला को मुतमईन करना भी ज़रूरी था। कहने लगा, बात असल में ये है कि मैं बाहर के मुल्कों में ज़िंदगी गुजारता रहा हूँ। यहाँ मेरा भाई मुकरम शाह ऐशो इशरत की ज़िंदगी जीता रहा। हर जगह कुछ ना कुछ साजिशें ज़रूर होती हैं। बस ये समझ लो कि मैं इस वजह से परेशान रहता हूँ। तुम अभी काफ़ी अर्से तक इसी तरह रहोगी, चूँकि ये बात तुम्हें मालूम है कि गैसाइन भी मेरी बीवी है। उसकी बहुत बड़ी बड़ी मुखालफतें हैं। इसने तुमसे मेरी शादी मेरी खुशी के लिए कराई है। शमीला, तुम्हें ये काम ज़िंदगी भर करना पड़ेगा। मैं तुम्हें दुनिया के सामने नहीं ला सकता, बल्कि कुछ अर्से के बाद मैं तुम्हें कराची पहुंचाने वाला हूँ। कराची में तुम्हें ज़िंदगी गुजारना होगी, क्या समझी? साईं के हुक्म पर 1000 बार कुर्बान होने को तैयार हूँ। आपने मुझसे पूछा और मैंने आपको बता दिया। अगर आप ये समझते हो साईं कि इस तरह मेरी ज़िंदगी बेहतर रहेगी तो ठीक है, अल्लाह मालिक है। गादी शाह वहाँ से भी उठ गया। इन जहनी परेशानी अरूज को पहुँची हुई थी। बाहर निकला कि कुर्बान नज़र आया। वो गादी शाह को सलाम करके उससे करीब आ गया। साईं, आपके हुक्म के मुताबिक नागी को ज़ियारत पर भेज दिया गया है। कम अज़ कम 2-3 महीने उसकी वापसी में लग जाएंगे। ठीक है, ये तुमने अच्छा किया। और इधर कराची में घर का क्या हुआ? साईं, हो गया, वो भी एडवांस दे दिया है। एडवांस के बाद कीमत की अदायगी करनी है। 50 लाख रुपए का मिला है वो घर। ठीक है, मैं तुम्हें चेक लिखे देता हूँ, कराची के बैंक में जमा करवा दो और फिर उसका पेमेंट कर दो। ठीक है साईं, अली शाह का क्या हाल है? अच्छा याद दिलाया तुमने, आओ उससे मिल लेते हैं। गादी शाह ने कहा। उसके बाद वो दोनों तहखाने की जानिब चल पड़े। गादी शाह तहखाने में पहुंचा तो अली शाह का मूड बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ था। चाचा साईं, ये क्या, आपने तो मुझे कैद कर दिया, वजह बताइए। गादी शाह मुस्कुरा दिया। फिर उसने कहा, कैदी ऐसे होते हैं, शहजादों की तरह रहते हो बाबा और कहते हो कैदी हो अपने आप को। नहीं, मैं एक आज़ाद इंसान हूँ। आप मेरे को आज़ादी दो। वो तो ठीक है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ है। अली हैर शाह, तुम ज़िद ना करो, मैं अभी तुम्हें बाहर नहीं भेज सकता। हालात ठीक नहीं हैं। अली हैर शाह ने गुस्सीली निगाहों से गादी शाह को देखा और बोला, चाचा साईं, आप अभी मुझे बच्चा समझते हो। हालांकि खुदवाना अगर ज़िंदा होता तो इस वक्त में बड़े बड़े डाके डाल रहा होता। ऐसी बात मत करो जो मुझसे बर्दाश्त ना हो।
तुम बहुत ज़्यादा सरकश होते जा रहे हो अली हैर शाह, ऐसा मत करो, बस मेरी हिदायत पर अमल करो। एक बात चचा साईं, अगर 2 दिन के अंदर अंदर मुझे आज़ादी नहीं दी गई तो फिर मैं अपना अमल खुद अपने हाथों करने पर मजबूर हो जाऊँगा। गादी शाह को एक लम्हे के लिए जुनून सतारी हुआ। उसने गौर से अली हैर को देखा, फिर उसके बाद अपने आप को संभाल लिया। फिर उसने कहा, ठीक है 2 दिन की बात तो है, तुम चाहते क्या हो? निकलना चाहता हूँ यहाँ से। कहाँ जाओगे? आज़ाद फिजाओं में अपने दोस्तों के साथ। आप उसकी फ़िक्र मत करो कि मैं कहीं रहूँगा, क्या करूँगा। एक बात आपको बता देता हूँ, ना तो पुलिस मुझ पर हाथ डाल सकती और ना कोई मेरा दुश्मन मुझ पर काबू पा सकता है। अली हैर शाह ने कहा। गादी शाह उसे देखता रहा, फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, ठीक है 2 दिन के अंदर अंदर मैं उसका फ़ैसला कर लूँगा। जब वो दोनों बाहर निकले तो गादी शाह की पेशानी की लकीरें कुछ और गहरी हो गई थी। उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, जवानी इतनी ही सरकश होती है, अंदाज़ा हो रहा है। फिर कुर्बान चला गया तो गादी शाह कैथराइन के पास चला आया। कैथराइन ने मामूल के मुताबिक मुस्कुराते हुए उसका इस्तकबाल किया। फिर वो बोली, क्या बात है, तुम्हारी पेशानी लकीरें बताती हैं कि तुम कुछ उलझे हुए हो। कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा उलझा हुआ हूँ। वजह? बहुत सी वजूहात हैं। अभी हैर अली मोहम्मद के पास गया था। हाँ फिर? वो बहुत सरकश लड़का है कैथराइन। पहले मुझे एक बात बताओ आज। हाँ पूछो। अली हैर मोहम्मद के मुस्तकबिल के बारे में तुमने क्या फ़ैसला किया है? कैथराइन ने गहरी निगाहों से गादी शाह को देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोली, क्या ये सवाल तुम्हारा अपना है? गादी शाह कैथराइन की बात समझ नहीं सका। वो कैथराइन की सूरत देखने लगा और बात फिर भी उसकी समझ में नहीं आई तो उसने कहा, मुझे समझाओ कि तुम्हारे इस सवाल का मतलब क्या है? सीधा सीधा मतलब है गादी शाह, ये सवाल तुम्हारे जहन में खुद पैदा हुआ, ये कहीं तो तुम्हारे जहन तक पहुंचाया गया है? मेरे जहन तक सवालात कौन पहुंचा सकता है बाबा? नहीं, ऐसे नहीं। इसलिए पूछ रही थी ये बात कि पहले तुमने कभी कोई ऐसा सवाल नहीं किया। क्या ये सवाल करके मैंने कोई गलती की है? गादी शाह कैथराइन को गौर से देखते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, अपनों से हर तरह के सवाल किए जाते हैं। मेरा ये मकसद बिल्कुल नहीं। तुम क्या चाहते हो? अली हैर शाह का मुस्तकबिल क्या होना चाहिए? कैथराइन के अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता तलही आ गई तो गादी शाह ने कहा, इसमें बिगड़ने की तो कोई बात नहीं बाबा, बहरहाल सोचना तो पड़ता है ना कि क्या करेंगे हम उसका, क्या करना चाहिए हमें उसका। तुम्हारे दिल में उसके लिए क्या मुकाम है? नफ़रत, नफ़रत और सिर्फ नफ़रत। क्या? गादी शाह का मुंह हैरत से खुल गया। हाँ, वो मुकरम शाह का बेटा है, हानम शर्जीला का पोता। और शर्जीला, मुझे माफ़ करना, वो हैं जिन्होंने मेरी नस्लों की जड़ काट दी। तुम्हारा क्या ख्याल है छोटे साईं? इश्क पैदा हो गया है उनके लिए मेरे दिल में, मोहब्बत करूँगी मैं उनसे। अपने सीने पर हाथ रखकर मुझे बताओ, एक माँ से माँ बनने का हक़ छीन लिया जाए, एक औरत से उसका वक़ार छीन लिया जाए, तो वो छीनने वाले की दोस्त हो सकती है? खुलकर कह रही हूँ, तुमसे नफ़रत है मुझे अली हैर शाह, शदीद नफ़रत है मुझे। वो मेरी मोहब्बत के साए में नहीं, नफ़रत के साए में पल रहा है। मैं उसे इतना बुरा इंसान बना देना चाहती हूँ कि तुम्हारे गोठ वाले उसका नाम सुनकर कानों को हाथ लगाएं और कहें कि ये मुकर्रम शाह का बेटा है, शर्जीला का पोता है। फिर ये बुराई एक दिन तुम्हारे गोठ की किसी चट्टान पर खून की शक्ल में बिखर जाए। ये मेरी नफ़रत का आगाज़ होगा। तुम सवाल कर रहे हो मुझसे कि मैंने उसके मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचा? गाज़ी शाह के दिल पर घूंसा लगा। एक लम्हे के लिए वो ये सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या कैथराइन सबके लिए मौत का अजाब बनकर आई है। एक तरफ वो उस बेचारे मज़लूम इंसान जिसका नाम नागी था कि दुश्मन बनी। अगर कुर्बान उसका अपना आदमी ना होता तो नागी बेबस, मज़लूम और कमज़ोर बूढ़ा आसानी से हलाक हो जाता। अगर उसके दिल में शमीला की हमदर्दी ना जागती तो शमीला एक बच्चे को जन्म देकर अपनी हसरतों और आरजुओं के साथ दुनिया से रुखसत हो जाती। नहीं, ये तो गलत है, लेकिन कैथराइन के सामने वो अपने इख्तलाफ का इजहार नहीं कर सकता था। उसने कहा, देखो बाबा, मेरी बात सुनो। आज तक ये होता आया है गादी शाह कि मैंने जो कुछ कहा तुमने उसे मान लिया। अब ये मिसाल मत कायम करो। लेकिन क्यों? अगर मगर जैसे अल्फाज तुम्हारे मुंह से अदा हो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। गाजी शाह के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, ठीक है, मोहब्बत का तकाजा यही है कि मैं खामोश हूँ। नहीं, बल्कि मुझसे इत्तेफाक करो, मेरे दिल की गहराइयों में झांको गादी शाह, जहाँ तुम्हें एक बेकस ममता तड़पती नजर आएगी, एक ऐसी ममता जो बेबसी का शिकार हो चुकी है। जानता हूँ बाबा, जानता हूँ। गादी शाह ने फ़ौरन ही पैंतरा बदला। कैथराइन कहने लगी, तुम ऐसा करो, कुछ अरसे के लिए घूम फिर आओ, मुझे परेशान परेशान नज़र आ रहे हो। इन दिनों कराची का एक चक्कर लगाओ, मेरे लिए कुछ शॉपिंग भी कर लेना, सोच कर बताऊँगा। फिर वही बात, जब मैं कह रही हूँ तो सोचने की गुंजाइश बाकी रहती है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, चला जाता हूँ। असल में अली हैर शाह बड़ा ज़िद कर रहा है। सारी तफसीलात तुम्हें मालूम है, खुदवाना मर चुका है। और जहाँ तक अली हैर शाह की बात है, पुलिस उसकी तलाश में है। यकीनी तौर पर साईं मुकर्रम शाह भी अपनी औलाद को तलाश करते फिर रहे हैं। ऐसे हालात में से बाहर कैसे जाने दूँ? वो बहुत ज़िद कर रहा है, उसने 2 दिन का वक्त मांगा है मुझसे। कराची कब जाओगे? कैथराइन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरी बात का जवाब तो नहीं है ये, तुम्हारी बात का जवाब यही है, जाओ, घूम फिर आओ, मैं उसकी ट्रेनर हूँ, उसे संभाल लूँगी।
नवाज़िशा कहतरान को देखता रहा, फिर मुस्कुरा पड़ा। कराची खुद भी जाना चाहता था, बहुत से काम करने थे, लेकिन बड़ी चालाकी के साथ बाद में उसने कुर्बान को तलब किया और बोला, कुर्बान तुम ऐसा करो, कराची चले जाओ और वहाँ मेरा इंतज़ार करो, मैं आ रहा हूँ तो आकर बाकी तैयारियाँ भी मुकम्मल कर देंगे। कहतरान को ये नहीं पता चलना चाहिए कि तुम मेरे साथ गए हो। जो हुक्म साईं कुर्बान ने कहा, फिर वो अपने तौर पर ये मनसूबा बनाने लगा कि कहतरान जो उसे अपने आदमी समझने लगे, उसे किस तरह ये यकीन दिलाए उसकी मसरूफियात अलग है। उधर कहतरान गाज़ी शाह के जाने के बाद काफ़ी देर तक सोच में डूबी रही। फिर उसे गाज़ी शाह के अल्फाज याद आए कि अली हैर शाह ज़िद कर रहा है। उसने थोड़ी देर तक कुछ सोचा और उसके बाद वो उन तहखानों की जानिब चल पड़ी जहाँ अली हैर शाह को कैद रखा गया। थोड़ी देर के बाद वो अली हैर शाह के सामने थी। चची साईं, कैसी हो आप? खुदाना की मौत के बाद मैं यहाँ इसलिए आया कि चचा साईं से आगे के लिए मशवरे करूँ, मगर आप लोगों ने तो मुझे यहाँ लाकर कैद कर दिया। बाबा, मैं कैदी नहीं, एक आज़ाद पंछी हूँ। अगर मुझे फ़ौरन आज़ादी ना दे दी गई तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अपनी कहतरान से भी ये लहजा अख्तियार करोगे? कहतरान ने लगावट से कहा, तो फिर मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? मैं जो हूं तुम्हारे लिए मेरी जान। इधर आओ, ज़रा इधर आओ। कहतरान ने प्यार भरी निगाहों से देखते हुए कहा, नहीं, पहले तुम मेरे लिए कोई बंदोबस्त करो, मैं इधर से निकलना चाहता हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, तुमने तन्हाई में कभी अपनी ज़िंदगी के बारे में तो सोचा होगा, किस तरह की ज़िंदगी गुजारना चाहते हो? आज़ाद परिंदों जैसी ज़िंदगी, जो फ़िज़ाओं में उड़ते फिरते हैं। और मैं तुम्हें एक बात का यकीन दिला दूँ कि मेरे लिए फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। मैं अपनी हिफाजत करना जानता हूँ। मेरा असूल है कि अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए जितनों को मार सकते हो मार दो। ठीक है, मैं तुम्हें एक आज़ाद पंछी की ज़िंदगी दिलाऊंगी। तुम्हारे चचा साईं कराची जा रहे हैं, आज शाम तक या कल दिन में वो चले जाएंगे। उसके बाद तुम तैयार रहना, हम एक ख़ास जगह चलेंगे। कैथराइन की आंखों में अजीब नए और अनोखे मंसूबे जाग रहे थे। दिशा कैथराइन से इजाज़त लेकर चल पड़ा और सफ़र तय करते हुए आकर कराची पहुंच गया, जहां कुर्बान बहुत से काम कर चुका था। कुर्बान ने कराची में उसका इस्तकबाल किया और बोला, साईं पर कुर्बान, आपने जो हुक्म दिया था मैंने उसकी तकमील कर डाली है। क्या किया है कुर्बान? साईं, एक घर खरीद लिया है, आपके शायान निशान है, आप उसे देख लो। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कुर्बान एक खासे खूबसूरत इलाके हिल पार्क में गाज़ी शाह को ले गया। हिल पार्क के हसीन मनाजर के साथ उसने उसे खूबसूरत सी कोठी के गेट पर पहुंचा दिया। गुंजान आबादी वाले इलाके में ये गुशादा घर बेहद खूबसूरत बनाया गया था। गाज़ी शाह ने उसे देखकर पसंदीदी का इजहार किया और बोला, हमें पता था कुर्बान कि तुम जो काम करोगी ठीक ही करोगे बाबा, हमें ये घर बहुत पसंद है। शुक्रिया साईं, आप हुक्म करो। और कुर्बान आपके मिजाज को ना समझे। हाँ हाँ, ठीक कहते हो, हम जानते हैं कि तुम हमारे मिजाज शनास हो। इसमें उम्दा किस्म का फर्नीचर लगवा दो और बिल्कुल ठीक करवा दो इसे। नौकर वगैरह भी यहाँ रख लो ताकि जब शमीला यहाँ आए तो उसे कोई दिक्कत ना हो। वैसे कुर्बान, बहुत से उलझने हैं मेरे दिमाग में। साईं पर कुर्बान, मैं कोई मुदब्बिर तो नहीं, लेकिन कोशिश करूँगा कि साईं की उलझनों की हल तलाश करूँ। आप मुझे बताओ साईं, क्या बात है? कुर्बान ने वफ़ा परस्त लहजे में कहा। मुरादी शाह सोच में डूब गया। फिर उसने कहा, कुर्बान, कैथराइन के मिजाज को तुम जानते हो। मैं ये समझता हूँ कि उसका मिजाज अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। यहाँ उसके बल्कि मेरे साथ भी जो सलूक हुआ उसके बारे में तुम्हें सब मालूम है। अगर ये लोग कैथराइन को अपना समझकर गले लगाते तो आज सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। सब ने उसके साथ नफरत का बर्ताव किया। गाज़ी शाह ने जानबूझकर कुर्बान से माँ की जुल्म की दास्तान बयान नहीं की। अपना राज गैरों को देना बहरहाल अच्छी बात नहीं होती। कुर्बान खामोशी से उसकी बात सुन रहा था। गाज़ी शाह ने कहा, और उसके बाद कैथराइन के दिल में नफरत के तूफान उमड़ने लगे और वो उसकी उस मिजाज की बन गई। नागी बाबा को उसने कत्ल करने का मंसूबा बनाया और उसे भी नहीं छोड़ना चाहती। ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। शमीला की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा उसने जो एक ऐसी बात कही उसने मेरा दिल दहला दिया। कुर्बान साईं मुकर्रम शाह मेरे बड़े भाई हैं। मैं इस वक्त तक उनसे नफरत नहीं करता था जब तक उन्होंने मेरे साथ बुरा सलूक नहीं किया। नफरत शायद मैं अब भी नहीं करता उनसे, चूँकि मेरे साथ ज़्यादा सख्ती करने वाली बेगम साईं है। साईं मुकर्रम शाह नहीं, और अली हैर मोहम्मद शाह मुकर्रम शाह का बेटा है। कैथराइन उससे मोहब्बत नहीं करती, बल्कि उसे भी उसने इंतकाम का एक ज़रिया बना रखा है और वक्त आने पर वो उसे हलाक कर देगी। ये उसका मंसूबा है। साईं पर कुर्बान, कुर्बान तो सिर्फ एक बात जानता है कि जो साईं गाज़ी शाह कहे वो करो। साईं गाज़ी शाह की बात पर अकल से ध्यान ना दो। पर साईं, ये तो अच्छी बात नहीं। माफ़ करना छोटी बेगम साईं, कि कई इंसानों को मौत के घाट उतरवा चुकी हैं, बाकी आप बेहतर जानते हो। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन ना तो अली हैर मोहम्मद शाह कत्ल होगा, ना शमीला, ना नागी बाबा, क्या समझे? अलबत्ता मैं ये सोचता हूँ कि हमने जो मंसूबा बनाया है शमीला के बारे में, उसकी तकमील कैसे होगी। हाँ साईं, ये सोचने की बात है। यही मैं सोच रहा हूँ कि अगर शमीला को हम लोग विलादत के वक्त कराची लेकर आए तो जितना शौक कैथराइन को उसके तहत वो खुद भी इसके साथ आएगी और हमारा मंसूबा ख़राब हो जाएगा। अब तो मुझे ये बताओ कि कैथराइन को आने से कैसे रोका जाए। कुर्बान सोच में डूब गया। फिर थोड़ी देर तक सोचते रहने के बाद उसने कहा, साईं, एक तरकीब मेरे जहन में है। हमें यहाँ किसी प्राइवेट अस्पताल से रजू करना चाहिए।
پرائیویٹ اسپتال کی گائنی کی ڈاکٹر ہمارے ہاتھ لگنی چاہیے، ہم اس سے بات کر کے اپنا منصوبہ پائے تکمیل تک پہنچ جا سکتے ہیں۔ قربان بہت دیر تک غازی شاہ کو اس بارے میں اپنی تجاویز سے آگاہ کرتا رہا۔ غازی شاہ نے ہنستے ہوئے کہا، بھائی انگلینڈ میں تو میں رہ کر آیا ہوں، پر تیرا دماغ بھی اس سے کہیں آگے سوچتا ہے۔ بڑی بات ہے قربان، بڑی بات ہے، تو نے تو سارا مسئلہ حل کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قسم کے ڈاکٹر کو کہاں تلاش کیا جائے۔ سائیں کوئی مشکل کام نہیں، اور پھر ہم کوئی گناہ نہیں کر رہے، بلکہ ایک انسان کو زندگی بچانے کا مسئلہ ہے۔ خاموشی سے اپنے کام کا آغاز کیے دیتے ہیں۔ قربان نے 2-3 دن کی محنت کے بعد ایک پرائیویٹ ہسپتال کی ڈاکٹر فوزیہ کو تلاش کر لیا۔ فوزیہ سے گفتگو کرتے ہوئے غازی شاہ نے کہا، بی بی آپ کا منہ مانگا معاوضہ دیا جائے گا، ہم کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے، بس کچھ ایسے گھریلو معاملات ہیں جن کی وجہ سے ہم کسی کو دھوکہ دینا پڑ رہا ہے۔ آپ یہ سوچ لو کہ اس میں نقصان کی کوئی بات نہیں، کوئی جرم نہیں بنتا، بلکہ ایک طرح سے آپ یوں سمجھ لو کہ ایک نیکی کا کام ہے۔ دیکھیے جناب، میں نے آپ کا کام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، انصاف نے مجھے جو کچھ کہا میں اس پر عمل کرنے کو تیار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ مجھے 1 لاکھ روپے دیں گے، میں آپ کی خواہش کے مطابق تمام کام کر دوں گی، ہسپتال کے اخراجات جو کچھ بھی ہوں گے وہ آپ کو الگ دینا ہوں گے۔ ٹھیک ہے، 1 لاکھ روپے آپ کو صرف ابتدائی اور اسپتال کے اخراجات کے لیے مل جائیں گے، اور اس کے علاوہ مزید 1 لاکھ روپے میں آپ کو دوں گا، اور آپ اپنے ساتھ کچھ نرسوں وغیرہ کو بھی ملانا چاہیں تو 20 ہزار روپے انہیں دوں گا۔ یہ 1 لاکھ روپے آپ ایڈوانس رکھ لیں، باقی بعد میں مل جائیں گے۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں آپ کا کام باہوشی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تفصیل تو آپ کو بتا دی گئی ہے۔ ہاں بالکل، بس آپ کی بہت مہربانی ڈاکٹر فوزیہ۔ ڈاکٹر فوزیہ نے انہیں پرمسرت انداز میں رخصت کیا۔ 1 لاکھ روپے کی نوٹوں کی گڈی بہت اہمیت کی حامل تھی۔ چنانچہ اس طرح غازی شاہ نے اپنا کام یہاں مکمل کیا۔ قربان واقعی ایک ذہین آدمی تھا، بہترین منصوبہ بنایا تھا اس نے۔ غازی شاہ شہر چلا گیا۔ کیتھرائن نے اپنے دل کی بات اسے کہی تھی، لیکن ابھی تک اسے غازی شاہ کی نیت اور اس کی فطرت پر کوئی شبہ نہیں ہوا۔ غازی شاہ اب تک وہی کرتا رہا جو کیتھرائن اسے کہتی تھی۔ چنانچہ اب اسے علی خیر شاہ کے سلسلے میں دوسرا کام کرنا تھا۔ اس نے علی خیر شاہ سے کہا، علی خیر شاہ، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے۔ اصل میں ان اطراف میں پولیس تمہاری تلاش میں بھٹکتی پھر رہی ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم برقع اوڑھ کر چلو۔ کیا مطلب ہے آپ کا چچی بیگم؟ میں عورت بن کر چلوں گا آپ کے ساتھ؟ دیکھو، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تمہاری مردانگی تمہیں اس کی اجازت نہیں دیتی؟ آپ خود سوچو، ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میں کہہ رہی ہوں اس لیے سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ مجھے کیا؟ آپ ہنسنا نہیں مجھ پر، ورنہ مجھے غصہ آ جائے گا، علی خیر شاہ نے خود ہنستے ہوئے کہا۔ کیتھرائن بیوہ کو فورت نہیں تھی۔ علی خیر شاہ کے ساتھ اس نے 2 اور عورتوں کو بٹھایا جو اس کی ملازمائیں تھیں، اور اسے ان پر اعتماد تھا۔ اس طرح 3 برقع پوش عورتیں، چوتھی کیتھرائن، 5واں ڈرائیور، اور یہ لوگ جیپ میں بیٹھ کر جمالی گوٹھ چل پڑے۔ کیتھرائن نے اپنے ذہن میں جو منصوبہ بنایا وہ اس پر عمل کرنے کے لیے چل پڑی۔ راستے میں اس نے پولیس کو موسی دیکھا، انہیں بھی دیکھا کہ، اور کیتھرائن نے نفرت بھری نگاہوں سے پولیس کو دیکھا اور بولی، کیا بات ہے، تم لوگوں کی ہمت اتنی بڑھ گئی کہ تم سائیں غازی شاہ کی جیپ کو نہیں پہچانتے؟ نہیں چھوٹی بیگم سائیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، ہم نے آپ کو نہیں دیکھا۔ اصل میں بیگم سائیں، ابھی ان علاقوں میں عورتیں اتنی بے باکی سے باہر نہیں نکلتی، گوٹھوں کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھو نا، آپ کے ساتھ دوسری عورتیں پردے میں ہیں۔ ایک پولیس والا ذرا بے باک فطرت کا آدمی تھا، چنانچہ بول پڑا۔ کیتھرائن نے اسے تیکھی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، بہت اچھے آدمی ہو، تمہارا کیا نام ہے؟ نام نہیں بتائیں گے آپ کو بیگم سائیں، جانتے ہیں کہ اس کے بعد ہمیں سزا ملے گی۔ نام تو پاگل لوگ بتاتے ہیں، ہمیں کوئی سزا تھوڑی برداشت کرنی ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ سپاہی چلے گئے اور جیپ آگے بڑھ گئی۔ تھوڑا سا فاصلہ طے کرنے کے بعد آخرکار جیپ جمالی گوٹھ میں داخل ہو گئی۔ کیتھرائن نے ڈرائیور کو حکم دیا کہ وہ فضل شاہ کی حویلی پر چل کر گاڑی روکے۔ فضل شاہ کی حویلی پر کیتھرائن نے اپنا پیغام فضل شاہ کو بھجوایا اور کہا کہ غازی شاہ کی بیوی کیتھرائن اس سے ملاقات کرنے کے لیے آئی ہے۔ فضل شاہ نے کیتھرائن کو اندر بلا لیا۔ کیتھرائن نے علی خیر محمد کو اپنے ساتھ لیا، برقع اتروایا گیا۔ فضل شاہ نے دونوں کا خیر مقدم کیا اور بولا، سائیں غازی شاہ کدھر ہے بھابھی بیگم؟ کیا وہ آپ کے ساتھ نہیں آئے؟ نہیں فضل شاہ، اس وقت میں آپ کے پاس اپنے ایک ذاتی کام سے آئی ہوں۔ یہ سائیں مکرم شاہ کا بیٹا علی خیر محمد ہے نا؟ ہاں وہی ہے۔ آپ کا اس طرح میرے پاس آنا مجھے حیران کن لگتا ہے۔ حیران ہونے میں تو کوئی حرج نہیں سائیں فضل شاہ، لیکن اگر ناگوار گزرا ہے تو براہ کرم مجھے بتا دو۔ کیسی بات کرتی ہیں بھابھی سائیں، آپ کا آنا اور کسی کو ناگوار گزرے گا، وہ کوئی پاگل ہی ہو سکتا ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ حسین چیزوں کی اپنی اپروچ ہوتی ہے، وہ کسی کے حوالے سے بے شک آتے ہیں لیکن بعد میں خود اپنا حوالہ بن جاتے ہیں۔ فضل شاہ کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، اس کے لیے ایسی باتیں ناخوشگوار بھی نہیں تھیں۔ کیتھرائن نے مسکرا کر اسے دیکھا اور بولی، باتیں بہت اچھی کر لیتے ہو فضل شاہ، غازی شاہ نے ہمیشہ مجھ سے تعریفیں کی اور بتایا کہ تم کتنے اچھے دوست ہو، اس کے پر یہ نہیں بتایا کہ تم اتنی اچھی باتیں بھی کر لیتے ہو۔ بہرحال تمہارا شکریہ، انسانی فطرت کی ایک کمزوری ہے کہ اپنی تعریف سن کر وہ بہت سی باتیں بھول جاتا ہے، لیکن میں نے وہ بات یاد رکھی جس کے لیے میں تمہارے پاس آئی ہوں۔ بات اصل میں یہ ہے سائیں فضل شاہ کے چھوٹے سائیں کو تم اچھی طرح جانتے ہو، انگلینڈ میں تعلیم حاصل کی ہے انہوں نے اور وہ ضرورت سے زیادہ مہذب بن گئے ہیں، کوئی ایسا کام کر ہی نہیں سکتے جو غیر مہذب ہو، لیکن میں سمجھتی ہوں فضل شاہ کہ ایسے لوگوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوتی، انہیں اپنا مقام کبھی نہیں ملتا، مگر یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کی حفاظت کا بندوبست کروں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ سائیں مکرم شاہ اپنے آپ کو بڑا نیک اور شریف آدمی کہتے اور سمجھتے ہیں، وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں
اس میں کوئی گنجائش نہیں، جبکہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ وہ آنے والے وقت میں علی خیر محمد گوڈ کے لیے کوئی طاقتور آدمی نہیں۔ میں نے اپنے طور پر ایک فیصلہ کیا اور مکرم شاہ کی بیٹی کو ایسے راستوں پر ڈالا جو دلیری اور جام بازی کے راستے ہوتے ہیں۔ میں نے اسے ڈاکو کھدوانا کے ساتھ چھوڑ دیا کہ وہ انسانی زندگی سے بہت زیادہ متاثر نہ ہو، لیکن افسوس ڈاکو کھدوانا پولیس کے ہاتھوں مارا گیا۔ ادھر سائیں مکرم شاہ اپنی بیٹی کی تلاش میں لگے ہیں کیونکہ علی خیر شاہ نے کچھ بندے مار دیے۔ ارے واہ، اتنے بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں اور ہمارے علم میں کچھ بھی نہیں۔ فضل شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، میں بتا رہی ہوں نا آپ کو فضل شاہ، علی خیر شاہ ایک بہت بڑا دلیر آدمی ہے۔ ہاں، لگ تو رہا ہے چہرے سے، فضل شاہ نے مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ غازی شاہ تو سیدھے سادے آدمی ہیں، میں نے یہ فیصلہ کیا اور آپ سے ملنے کے بعد سائیں فضل شاہ، بہرحال میں یہ دعویٰ کرتی ہوں کہ مجھ میں انسانوں کو پہچاننے کی صلاحیت موجود ہے۔ میں نے دیکھا کہ ان علاقوں میں بھی ایک دلیر آدمی موجود ہے اور اس کا نام ہے فضل شاہ۔ بس آپ یہ سمجھ لو سائیں فضل شاہ اپنے طور پر ہمت کر کے مسیح یہاں تک لے آئی۔ میں سمجھا نہیں بھابھی سائیں، آپ حکم کرو۔ سائیں فضل شاہ آپ کے بارے میں مجھے بہت کچھ معلوم ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے اپنی شاگردی میں لے لیں، وہ کام سکھائیں اسے جو اسے جینے کا راستہ دکھائے، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ہاں بھابھی سائیں، میں سمجھ رہا ہوں۔ تو پھر کیا کہتے ہیں؟ کیا غازی شاہ کو اس بارے میں علم ہوگا؟ ہاں میں بتا دوں گی، مگر غازی شاہ کے علاوہ اور کسی کو نہیں پتہ چلنا چاہیے، اسی لیے میں اسے چھپا کر آپ کے پاس لائی ہوں۔ ویسے آپ کو بتا دوں کہ جو کچھ اس نے کیا اس کے نتیجے میں پولیس اس کے پیچھے لگی ہے۔ دوسری طرف مکرم شاہ بھی اسے تلاش کر رہے ہیں۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ بات میں آپ کو کیوں بتا رہی ہوں؟ سب کچھ سمجھ گیا ہوں بھابھی سائیں، آپ نے جواب نہیں دیا، بس آپ نے کہہ دیا کافی ہے، لیکن بھابھی سائیں ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں اپنی میزبانی کا موقع دیتی رہا کریں۔ سائیں غازی شاہ کہاں پر ہیں؟ شہر گئے ہیں، تو آپ ایک آدھ دن ہمارے ہاں قیام کریے، نہیں فضل شاہ آنا جانا تو لگا ہی رہے گا۔ میں واپس جانا چاہتا ہوں تاکہ گرب و جوار پر نگاہ رکھوں، اس وعدے کے ساتھ کہ آنا جانا لگا رہے گا، ہم مجبوراً آپ کو اجازت دے رہے ہیں، ورنہ اپنے گوشت میں آنے والے کسی بھی شخص کی اچھی طرح خاطر مدارت کیے بغیر ہم اسے جانے نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے، میں دوبارہ آؤں گی۔ کیسا نے علی خیر محمد کو دیکھتے ہوئے کہا اور پھر بولی، کیا کہتے ہو علی خیر شاہ، خوشی سے یہاں رہو گے؟ یہ تو بعد میں فیصلہ ہوگا چچی سائیں کہ سائیں فضل شاہ مجھے کیا سکھاتے ہیں، ڈاکہ زنی، قتل و غارت گری، اسمگلنگ، کیا کہتے ہو اب؟ کیسان نے کہا اور علی خیر شاہ نے مسکرا کر فضل شاہ کو دیکھتے ہوئے کہا، تب تو مجھے ایک ایسے استاد کی سخت ضرورت ہے، میں خوشی سے یہاں رہوں گا۔ کیسان نے تھوڑی دیر تک فضل شاہ سے خوب باتیں کی، اس کے بعد واپسی کے لیے قدم اٹھا دیے۔ فضل شاہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کا آدمی تھا، کافی دولت مند تھا اور 2 نمبر کے کام کیا کرتا تھا، فطرتاً عیاش طبع بھی تھا۔ اس انگیز عورت کو دیکھ کر اس کے منہ میں پانی آ گیا۔ دوستی دوستی تو حماقت کی باتیں ہوتی ہیں، ضرورت کہیں سے بھی پوری ہو جائے بس کافی ہوتا ہے، لیکن جتنے بڑے آدمی کی بیوی تھی یہ وہ بھی ذہن میں رکھنا ضروری تھا، ہر کام آسانی سے نہیں ہو جاتا۔ کیسان کی کچھ کام کر دے اس کے بعد ہی کیسان پر جال ڈالا جا سکتا ہے، پیسے بھی اپنے معاملات کو خود ہی دیکھتا تھا اور کسی پر بھروسہ نہیں کرتا تھا۔ البتہ علی خیر محمد شاہ کو دیکھ کر اسے بڑی خوشی ہوئی تھی۔ علی خیر محمد شاہ کی عمر اس کے چہرے سے جھلکتی تھی، لیکن جسمانی ساخت دیکھ کر چکر آ جاتے، وہ ایک گبرو جوان بن چکا تھا۔ ویسے چہرے پر جو ایک حسین شگفتگی نظر آتی تو وہ احساس دلاتی تھی کہ عمر زیادہ نہیں ہے۔ آواز میں بھی مکمل مردانگی آ گئی تھی اور اگر کوئی اس کا چہرہ دیکھے بغیر اس کی آواز سنتا تو صحیح اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ کس عمر کا آدمی بول رہا ہے۔ بہرحال کیسان چلی گئی۔ فضل شاہ نے علی خیر سے انٹرویو لینا شروع کر دیا، مکرم شاہ کے بیٹے ہو نا تم؟ ہاں چاچا سائیں، میں انہی کا بیٹا ہوں، مگر تم نے پرورش تو انہی لوگوں کے ہاتھوں میں پائی ہے۔ چھوڑیں سائیں وبا، پرورش کیا ہوتی ہے، میرے کو ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ انسان کا سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ضرورت پوری کرے، جہاں سے بھی ممکن ہو سکے، بس ضرورت پوری ہونی چاہیے، اور جو اس کی ضرورت پوری کر دے وہی اس کے لیے سب سے بڑا رشتہ دار ہوتا ہے۔ واہ، یہ باتیں تمہیں کس نے سکھائی؟ وقت نے سکھائی، اور کس نے؟ ارے تم پر اتنی سی عمر میں کون سا وقت پڑ گیا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بولوں بابا سائیں، اگر چھوٹی عمر میں وقت کو پہچان لیا جائے تو پھر تکلیف نہیں ہوتی، زیادہ کام آسانی سے چل جاتا ہے۔ بھائی تم تو بہت سمجھدار لڑکے ہو۔ سائیں آپ کو ایک بات بولوں، اگر برا نہ مانے تو؟ ہاں ضرور بولو، فضل شاہ دلچسپی سے بولا۔ میرے کو لڑکا وڑکا کہہ کر اپنا مذاق خود نہ اڑاؤ، جو بات ابھی مجھ سے کرو گے میں اس کا ایسا جواب دوں گا آپ کو کہ آپ کا یہ احساس ختم ہو جائے گا کہ میں بچہ ہوں۔ دیکھو سائیں، یہ بات میں اس لیے آپ کو بولتا ہوں کہ آپ تو مجھے بچہ سمجھ کر میرے بڑے بننے کی کوشش کرو گے، مگر مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ میری بات سمجھ گئے ہو نا سائیں؟ میں آپ کے پاس اس لیے رکا ہوں کہ آپ مجھے میری پسند کے کام دو گے، اگر بچے بوڑھے کا فرق ہوتا سائیں تو میں کبھی ادھر نہیں آتا۔ سمجھ رہا ہوں، تم واقعی بڑی آگے کی چیز ہو یار، چلو ٹھیک ہے، ہمارے درمیان دوستی۔ اب یہ بتاؤ تمہارے اپنے باپ سے کیسے تعلقات ہیں؟ سائیں فضل شاہ، میں آپ کو بتاؤں، میں چچی سائیں اور چچا سائیں کی بڑی عزت کرتا ہوں، انہوں نے مجھے دنیا دکھائی ہے اور بتایا ہے کہ دنیا میں کیسے گزارا کیا جا سکتا ہے، ان کے لیے میں نے کئی بندے مار ڈالے، اور ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ میں کھدوانا کے ساتھ کئی ڈاکوں میں حصہ لے چکا ہوں۔ کھدوانا پولیس کے ہاتھوں مارا گیا، ورنہ میرے کو وہ یہی بولتا تھا کہ تو میرا گدی نشین ہوگا اور میری جگہ تو ہی سنبھالے گا۔
तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मुकर्रम शाह खुद मेरी तलाश में भटक रहे हैं और अगर मैं उनके हाथ आ जाऊँ तो पुलिस तो बाद में मुझे मुकदमा चलाकर सज़ा देगी। साहिब मुकर्रम शाह ने अपने हवेली के सामने वाले हिस्से में मेरे लिए एक फांसी घर बनाया हुआ है और मुझे फांसी देकर बहुत खुश होंगे। वजह बस साईं अपने अपने नज़रियात हैं, उन्होंने अपने गले में शराफत का ढोल डाल रखा है, मगर मैं बोलता हूँ कि ये सब ढोंग है। जब भी किसी को अपनी ज़रूरत पूरी करनी होती है तो ढोंग से काम लेता है। मुकर्रम शाह का भी कोई मसला होगा। तुमने अब तक क्या किया है? दुनिया का पढ़ा है साईं और कुछ नहीं। कितना पढ़ लिया है? थोड़ा सा। आप ये समझ लो कि एक मोटी किताब का पहला वर्ग। फजल शाह उस लड़की की बातें सुन सुन कर हैरान हो रहा था। वो महज जिस्मानी तौर पर मुकम्मल ना था बल्कि अक़ली तौर पर भी मुकम्मल ही था और बड़ी भरपूर बातें करता था। फजल शाह को खुद भी संभलना पड़ा। बहरहाल वो यहाँ रहने लगा। फजल शाह ने उसके लिए बहुत उम्दा इंतज़ाम कर दिया। वो उस लड़की से बहुत से काम लेना चाहता था, इसके बारे में उसने अपने मशीर हाथ अमीर शाह से कहा। साईं अमीर शाह, फजल शाह कभी कच्ची गोलियाँ नहीं खेलता। तुम पूछ रहे हो कि मैं इस लड़की पर इतनी तवज्जो क्यों दे रहा हूँ? तुमने गौर किया है इस पर? समझा नहीं साईं, एक बिल्कुल ही नया खेल शुरू कर रहा हूँ मैं। असल में कुछ हरीफ है मेरे, कुछ दुश्मन है मेरे, मुझे उनसे काम लेना और इसके लिए ये लड़का मुझे एक ज़बरदस्त मोहरा साबित होगा। साईं अमीर शाह, तुम देखना और दाद देना फजल शाह की दिमाग को उसने क्या उम्दा तरकीब सोची है। मगर साईं अफजल शाह को एक बात मेरे को बताओ, ये गादी शाह की बीवी, मेरा मतलब है वो अंग्रेज़ औरत क्या चक्कर चला रही है? वो इस लड़के को तुम्हारे पास क्यों छोड़ गई है? मेरा मतलब है तुम पर ही क्यों भरोसा किया है उसने? फजल शाह मुस्कुराने लगा, फिर बोला, क्या इतना काफ़ी नहीं इस बारे में कि कुछ कहने के लिए कि वो अंग्रेज़ है? आपको पता है साईं अमीर शाह के ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, कुछ ही अर्से पहले अंग्रेज़ पानी के जहाज़ ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम लेकर हिंदुस्तान में आए थे। उन्होंने मुग़ल बादशाहों को आसानी से जाल में फांस लिया और उसके बाद हिंदुस्तान पर कब्ज़ा जमा लिया। कहना यह है कि ये कौम है ही इतनी चालाक और कैथरान उसी कौम की एक फ़र्द है। मेरे को सब कुछ मालूम है कि वो यहाँ इक़्तिदार नहीं हासिल कर सकी तो बिल्ली का किरदार अदा करे है। यानी बिल्ली खाती नहीं तो फेंक देती है बाबा, और कैथरान एक बिल्ली है। उसने अपने दुश्मनों का घर बिगाड़ने के लिए ज़बरदस्त कार्रवाइयाँ शुरू कर रखी हैं। साईं मुकर्रम शाह एक शरीफ आदमी है, गाज़ी शाह भी बुरा आदमी नहीं, मैं तो उसको बहुत अरसे से जानता हूँ। कैथरान ने इन लोगों पर अपना जाल डाल डाल कर मुश्किल में फंसने का काम शुरू कर रखा है। अभी उसने मुकर्रम शाह की बेटी को देखो क्या से क्या बना दी, जबकि उस लड़के का बाप बड़ा शरीफ आदमी है। तुम भी अच्छी तरह जानते हो साईं अमीर शाह, तो ये बात है कि अब कैथरान इधर अपना जाल डाल रही है। वो खुद ही मेरे पास चलकर आई है, तो मैं क्या करूँ? उसने इस लड़की को मेरी शागिर्दी में दिया है, किसे डाकू बना दूँ, कातिल बना दूँ, स्मगलर बना दूँ। बाबा मैंने कोई इंस्टीट्यूट तो नहीं खोल रखा, पर मैंने ये सोच लिया कि मुझे इस लड़की से काम लेने हैं। इसका हुस्न देखो, इसकी जवानी देखो, क़यामत की उठान है। जो कोई भी इसे देखेगा दीवाना हो जाएगा। और मैं फजल शाह, एक खतरनाक हंसी हंसने लगा। अमीर शाह ने कहा, खैर साईं फजल शाह, आपके दिमाग को तो मैं हमेशा से कायल हूँ। जो भी सोचते हो इतनी बड़ी बात सोचते हो कि दूसरा उस तक पहुँच ही ना सके। मेहरबानी है बाबा, मेहरबानी है। अभी चलो थोड़ी सी तैयारियाँ करें, बच्चे को दुनिया दिखाएं। ठीक है, साईं किधर जाने का इरादा है? कराची बाबा, कराची में अपने भी कई ठिकाने हैं और कराची से खूबसूरत ठिकाना और कोई नहीं। फजल शाह ने तैयारियाँ की। उसके बाद उसने अली हैर मोहम्मद से कहा, बाबा साईं अब तुम बच्चे तो हो नहीं, दोस्त बन चुके हो मेरे। अब ऐसा बताओ कि कराची कितनी बार गए हो तुम? कहाँ गया? नहीं गया कराची, तारीफ़ें बड़ी सुनी है। हाँ यूरोप है, पूरा यूरोप। चलो तुम्हारे को कराची दिखाएं। मैं तो अब आपका शागिर्द हूँ साईं, आपकी आंखों से दुनिया देखूंगा और जब उसे पहचान लूँगा तो फिर आपको बोलूँगा कि साईं फजल शाह, मेरे को बताओ आपको दुनिया से क्या काम है। फजल शाह हंसने लगा। फिर अमीर शाह के साथ वो कराची के लिए चल पड़ा। कराची भी उसका अपना घर था, बड़े लोग थे, मुख्तलिफ ठिकाने हुआ करते हैं ऐसे लोगों के। कराची के गुलशन इकबाल पर शहीद अजीज़ भट्टी पार्क के सामने एक हसीन बंगला फजल शाह का था, जहाँ चौकीदार भी होता था, घर की सफाई सुथराई करने वाले मुलाजिम भी और फजल शाह के मामलात में उसकी मामलत करने वाले भी। फजल शाह अपनी पुजारों में वहाँ पहुँचा और फिर उसने सबसे पहले अली हैर मोहम्मद शाह का तारुफ करवा दिया। उसने अमीर शाह से कहा, साईं अमीर शाह, अभी हयाल अहमद से बोलो कि उम्दा किस्म के सूटों के कपड़े वगैरह लेकर आ जाए, अली हैर शाह के कपड़ों की ज़रूरत है। ठीक है साईं। दर्जी आया नाप के लिए। फजल शाह ने उसे कहा कि 24 घंटे के अंदर अंदर कपड़े चाहिए। दौलत के खेल ऐसे ही होते हैं। 20 घंटे के अंदर अंदर लिबास के ढेर लग गए, जिनको मुलाजिम ने अली हैर शाह के कमरे में वार्डरोब में सजा दिए। अली हैर मोहम्मद शाह यहाँ आकर भी खुश था। गो अभी तक उसे कराची की फ़िज़ाओं से शनासाई नहीं हुई, लेकिन जितना रास्ता तय करके सुपर हाईवे से गुलशन इकबाल तक पहुँचा, उससे उसे कराची की हैसियत का अंदाज़ा हो रहा था। उधर फजल शाह यहाँ आने के बाद अपने कामों में मसरूफ़ हो गया। जब अली हैर मोहम्मद के लिबास वगैरह तैयार हो गए तो फजल शाह ने अली हैर से कहा, हाँ भाई, अब तुम कराची आ गए हो, हम लोग उधर काफ़ी दिन क़याम करेंगे। पहले मैं तुम्हें कराची दिखा दूँ, उसके बाद कराची का दिल दिखाऊंगा। अच्छा, उसका दिल कोई ख़ास चीज़ है? हाँ, बहुत ही ख़ास, फजल शाह ने कहा। फिर वो अपनी बाजारों में निकला और कराची के मुख्तलिफ हिस्से अली हैर मोहम्मद को दिखाने लगा। अमीर शाह ने सरगोशी की, आप बता चुके हो साईं कि अली हैर मोहम्मद शाह ने कुछ खून भी किए हैं? हाँ। और पुलिस ज़रूर उनकी तलाश भी होगी? हाँ ज़रूर होगी साईं, कोई खतरा तो नहीं पेश आएगा? पुलिस वालों की नज़रें भी बहुत तेज़ हो गई हैं। फजल शाह हंसने लगा। फिर उसने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है कि पुलिस को फजल शाह की तलाश नहीं? साईं अमीर शाह, या पुलिस की पूरे डिपार्टमेंट में हमारे नाम की मोहरें नहीं लगी हुई? हम भी तो घूम रहे हैं उन सड़कों पर। साईं अमीर शाह, ऐसी बातें करके तुम हमारी बेइज्जती कर देते हो। नहीं साईं नहीं,
अमीर शाह हाथ जोड़कर बोला, ऐसी कोई बात नहीं, ये तो साईं खैर हुआ ही है बस। ठीक है बाबा, सब ठीक है। कराची के साहिल, उसके हसीन और पुररौनक बाज़ारों की तमाम चीज़ें अली हैर शाह को बहुत भाई थी और उसके बाद फजल शाह उसे लेकर एक मखसूस जगह चल पड़ा। अली हैर शाह को अभी तक उस जगह के बारे में कुछ नहीं मालूम था। हर तरफ से तबले, सारंगी और हारमोनियम की आवाज़ें उभर रही थी। अली हैर शाह ने कहा, बाबा साईं, ये जगह मेरे को बिल्कुल नहीं लगती। इधर तो ऐसा लगता है जैसे हर तरफ एक ही काम हो रहा हो। हाँ, मैंने तुम्हें कराची का दिल दिखाने का वादा किया था ना, ये वही जगह है। फजल शाह सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँच गया। बड़ा साफ़ सुथरा और खुशगवार माहौल था। ये फजल शाह की एक मखसूस जगह थी जहाँ उसकी शनासा तवाइफें रहा करती थीं। अभी रक़्स और मौसीकी की महफ़िल का आगाज़ नहीं हुआ क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं हुआ। फजल शाह ने आराम से वक्त का तयन किया। वो ऊपर पहुँचा तो उसकी शनासा तवाइफ ने उसे देखकर बड़ी हैरानी और खुशी का मुज़ाहरा किया। आहा साईं, फजल दोपहर को यहाँ मंडेर पर कौवा चीख रहा था। बस इसे कहते हैं दिल का मामला। संदल कहने लगी कि अम्मा देख लेना, आज साईं फजल शाह ज़रूर आएंगे। इसकी बात बड़ी हो गई। मैंने उसे कहा था कि कहाँ जमाली गोट और कहाँ कराची। तुम्हारा दिमाग खराब है संदल। अब वो मेरा मजाक उड़ाइए पर उसके दिल की बात सच है। ठीक है अमीना बाई, आप लोग बड़ी मोहब्बत करते हो बाबा मेरे से, मेरे को मालूम है। ये देखो मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। फजल शाह ने जेब से सोने के खूबसूरत हार निकाल कर अमीना बाई की तरफ बढ़ाते हुए कहा। अमीना बाई की आंखों में चमक पैदा हो गई। उसे मुस्कुराते हुए कहा, अब इन चीज़ों की ज़रूरत हमें कहाँ रही है फजल शाह, ये तो तुम्हारी संदल ही का हिस्सा है। हाँ, संदल के लिए हमारी दूसरी जेब मौजूद है। अच्छा, हमें भी तो दिखाइए कि क्या आया है उसके लिए। जो कुछ भी आया हम उसी को दिखाएंगे। अचानक ही अमीना बाई की नज़र अमीर शाह और उसके साथ खड़ी वाली हैर शाह पर पड़ी तो अमीना बाई ने बड़ी खुशी से कहा, अरे अमीर शाह जी, आप आए हैं। चुप कर क्यों खड़े हो भाई, अपने पीछे ये चौधरी के चांद की छुपा रखा है। चांद के निकलने दो अमीर शाह। अमीना बाई चंद कदम आगे बढ़ी। अली हैर शाह को देखते हुए बोली, माशाल्लाह माशाल्लाह, नज़र ना लगे चांद का ही टुकड़ा है। कौन है ये फजल शाह जी? बस अमीना बाई भतीजा है मेरा, मेरे साथ ही कराची आया है। अल्लाह महफिलों को लूट लेगा, ये तो छोटा सा है। अच्छा किया आप उसे यहाँ ले आए। हाँ अमीना बाई, मैंने सोचा कि आप ऐसे उस्तादों की निगाहों में ले आओ। इसे वो जो कहते हैं ना, किसी की निगाह किसी को कुछ से कुछ बना देती है, ये तो है। अब ये पास आकर रहेगा, उसे सिखाना है, दुनिया दिखानी है। अच्छा एक बात बताओ, वो हमारी संदल कहाँ पर है? आ गई हूँ। पीछे से एक नर्म और मधुर और खूबसूरत आवाज़ सुना और एक शोला जवाला अंदर आ गई। उसने झुक झुक कर सलाम किए। फिर उसकी निगाहें भी अली हैर शाह पर आ रुकी और वो उसे पसंदीदा निगाहों से देखने लगी। फजल शाह ने उसे कहा, नहीं नहीं संदल, हमारे तुम्हारे दरमियान वादा है कि जब हम तुम्हारे सामने होंगे तो तुम किसी को इतनी गहरी निगाहों से नहीं देखोगी। हमारे और हमारे भतीजे के दरमियान रकाबत मत पैदा करो यार, फजल शाह ने कहा और हंस पड़ा। संदल मुस्कुराकर बोली, भतीजा कहाँ है? आपने तो हमारे और इनके दरमियान भी एक रिश्ता कायम हो गया। सचमुच आपके भतीजे हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छे हैं, खड़े क्यों हैं, बैठिए। हम तो तुम्हारी तलाश में आ रहे थे, हमसे इंतज़ार ना हुआ, हम आ गए। संदल ने कहा। फिर बोली, आइए अम्मा, आप इन्हें बिठाइए, अभी आते हैं हम। संदल ने बड़ी अपनाई से कहा और फजल शाह का हाथ पकड़कर कमरे से निकल गई। अमीना बाई ने अली हैर मोहम्मद का हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाते हुए कहा, आइए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए साईं, अमीर शाह ने कहा और अली हैर शाह बेतकल्लुफ़ी से अमीर शाह के साथ आगे बढ़ा। वहाँ बिछी हुई चांदनी पर बैठ गया। साईं, अमीर शाह, एक सवाल करना है आपसे। हाँ हाँ साईं, आप पूछो। ये लोग क्या साईं फजल शाह के रिश्तेदार हैं? मेरा मतलब है कि शरीके वाले। अमीर शाह कहा मार कर हंस पड़ा। अमीना बाई भी मुस्कुराने लगी और उनके साथ ही वो बैठ गई। अमीर शाह ने हंसते हुए कहा, हाँ साईं, ये तो साईं फजल शाह के खास रिश्तेदार हैं, क्या समझे। और साईं फजल शाह के रिश्ते से आप भी तो हमारे रिश्तेदार हुए। अमीना बाई ने कहा। फिर बोली, वैसे साईं फजल शाह के साथ आप इससे पहले कहाँ कहाँ गए हैं? अव्वल तो मेरी समझ में एक बात नहीं आती अमीर शाह, जब वो दो नए लोग आपस में मिलते हैं तो चलो एक दूसरे के बारे में पूछ लेते हैं तो कोई बात नहीं होती, लेकिन क्या करते हैं, क्या करते रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, ऐसी बातें पूछने का मतलब तो ऐसा होता है जैसे आप किसी को अपनी पढ़ाई बताना चाहते हो। आप खुद मुझे बताइए कि आप साईं फजल शाह की कौन है? अली हैर शाह के इस सवाल पर मीना बाई बौखला सी गई भी। उसने अपने आप को संभाल कर कहा, इसका जवाब साईं फजल शाह ही आपको दे सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्ज़ी। कुछ लोग वहाँ आए तो मीना बाई को वहाँ से उठना पड़ा। वैसे एक लम्हे के अंदर उसे इस सर्किश लड़की की सरकशी का एहसास हो गया और ये अंदाज़ा हो गया कि ये टेढ़ी खीर है, लेकिन बहरहाल मीना बाई को उसकी क्या फ़िक्र होती। वो तो संदल फजल शाह से कह रही थी, साईं बाबा फजल शाह, बहुत दिन के बाद आपका इधर आना हुआ। बस बाबा, ज़िंदगी में बहुत से काम होते हैं, इंसान को सारे कामों के बाद अपने लिए वक्त निकालना पड़ता है। हम आपका काम तो नहीं, हमारे लिए इतनी इतनी देर के बाद वक्त निकलता है। संदल ने बड़े नाज भरे अंदाज में कहा, बस बाबा, आप देखो ना कि आसमान से बरसमल धूप जब जलसा कर ख़त्म कर देती है तभी तो जन्नत का रास्ता इख्तियार किया जाता है, ताकि जन्नत और दोज़ख का फ़र्क महसूस हो। फजल शाह ने कहा और संदल हंसने लगी। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे साईं फजल शाह, गलत तो नहीं कह रहा हूँ बाबा। आप कितने दिन के लिए आए हैं यहाँ? कुछ नहीं कह सकता, काम से आना पड़ता है, फिर गोठ के काम देखना होते हैं। बहरहाल अभी इधर हूँ, मुझे एक बात पर हैरत है।
आप अपने भतीजे को क्यों साथ ले आए हैं बाबा? तुम लोग बड़ी नुक्ताचीनी कर रहे हो इस पर। असल में दुनिया दिखाना चाहता हूँ मैं, इसी में चला भी जाऊँगा तो वो आता रहेगा। ख्याल रखना कोई उस पर हाथ ना साफ कर दे। नहीं साईं, हम बहुत बुरे लोग होते हैं। हमारे रिश्ते नहीं होते इसलिए हम रिश्तों का एहतराम करते हैं। क्योंकि रिश्ते किसे पसंद नहीं होते, हमारी तो तकदीर में रिश्ते नहीं हुआ करते। मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूँ बाबा, ऐसी बातें करके दिल क्यों दुखाती हो? काफ़ी देर तक संदल और फजल शाह बातें करते रहे। फिर बाहर काफ़ी मेहमान आ गए तो फजल शाह भी आकर वहीं बैठ गया। संदल और उसके साथ 2-3 और लड़कियां तैयार होकर हाल कमरे में आईं। साजिंदों ने अपने अपने साज सजा लिए और उसके बाद रक़्स व मौसीकी की महफिल शुरू हो गई। फजल शाह चोर निगाहों से अली शहर शाह को देखता रहा। उसे एक लम्हे के अंदर अंदाज़ा हो गया कि अली हैर शाह हैरत से दुनिया की इस हसीन बाज़ीगरी को देख रहा है। रक़्स जारी रहा। लड़कियों की तवज्जो खास तौर से अली हैर शाह की जानिब रही। वो उसके सामने आकर बैठी और गीत पूरा करती। अली हैर शाह की आंखों में पसंदीदा के आसार थे। फजल शाह ने उसके सामने नोटों के अंबार लगा दिए और अली हैर शाह बड़ी फरागदिली से ये नोट लुटा रहा था। आखिरकार महफिल का वक्त ख़त्म हुआ तो फजल शाह ने अली हैर शाह के कान में कहा, हाँ भतीजे, अब ये बताओ इनमें से कोई लड़की पसंद आई है? उसको छोड़ देना, वो संदल है और मेरी उससे मोहब्बत चलती है। सही फजल शाह, एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जो चीज़ हद से ज़्यादा पसंद आए उसी से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि वो इंसान की कमज़ोरी बन जाती है। मुझे तुम्हारी ये महफिल बहुत पसंद आई, मगर बस खेल तो खेल ही होता है बाबा, खेल में दिल लगाने से क्या फ़ायदा? फजल शाह ने आंखें फैलाकर उसे देखा। तुम्हारे से फिर बात करूँगा। जूतों समेत आंखों में घुसे जा रहे हो। साईं, अमीर शाह से लेकर घर चले जाओ, मैं सुबह को आऊँगा। फजल शाह हैरान निगाहों से उसे देख रहा था। अमीर शाह अली हैर मोहम्मद को लेकर गुलशन इकबाल वाली कोठी में वापस पहुँच गया। रास्ते में कोई बातचीत ना हुई। घर पहुंचकर उसने कहा, बाबा एक बात मुझे बिल्कुल सच सच बताओ, आपको ये महफिल कैसी लगी? जब फुर्सत हो तो कोई हर्ज नहीं, यहाँ आकर लुत्फ़ उठाया जा सकता है। अली हैर शाह ने जवाब दिया और अमीर शाह पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। उसने सोचा कि फजल शाह ने उसे बच्चा तो समझ लिया है, लेकिन अंदाज़ा हो रहा है जैसे ये बच्चा खुद फजल शाह को पढ़ा कर रख देगा। गादी शाह वापस गोट पहुंच गया था। कैथराइन के शब व रोज़ मामूल के मुताबिक गुजर रहे थे। उसने अपनी आदत के मुताबिक गादी शाह का खैर मुकदम किया। गादी शाह उसके लिए बेशुमार तोहफे तोहफ़ लाया। कैथराइन को जब उसने ये तमाम चीज़ें पेश की तो कैथराइन ने मुसरत का इजहार करते हुए कहा, यकीन करो छोटे शाह जी, ये चीज़ें देखकर मुझे खुशी किस लिए होती है? इसलिए नहीं कि मेरे पास मौजूद ज़ेवरात के ज़हीरों में कुछ और ज़ेवरात का इजाफा हुआ। मेरे पास मौजूद परफ्यूम के अंबार में कुछ और परफ्यूम की शीशियाँ शामिल हो गई। मेरे पास मौजूद कपड़ों में कुछ और कपड़े शामिल हो गए। नहीं, खुशी मुझे इस बात से होती है कि मेरा साईं अब भी मुझे उतना ही चाहता है जितने पहले चाहता था। मेरा इतना ही ख्याल रखता है जितना पहले रखता था। साईं, एक मोहब्बत करने वाली औरत को इससे ज़्यादा और किसी से रोबत नहीं होती। गादी शाह मुस्कुराने लगा। ऐसे मौक़ों पर वो दोहरी कैफियत का शिकार हो जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि उसे कैथराइन से मोहब्बत थी, लेकिन उसे ज़रा कैथराइन की कुछ बातें उसके जहन में चुभने लगी, जिसकी वजह से थोड़ा सा फासला पैदा हो गया। फिर दूसरे मौज़ूआत पर बातें होने लगी। गादी शाह ने अली हैर शाह के बारे में पूछा तो कैथराइन ने कहा, मैंने जिस मिशन का आगाज़ किया है उसके सिलसिले में एक पूरी प्लानिंग है मेरे पास। अली हैर शाह अब यहाँ इस हवेली में नहीं है क्या? गादी शाह उछल पड़ा। हाँ साईं, मैंने बहुत गौर करने के बाद उसके लिए एक मंसूबा बनाया था। खुदवाना के हवाले इसे इसलिए किया गया था कि खुदवाना के बाद उन इलाकों में अली हैर शाह का नाम गूंजने लगेगा। लोग उसके नाम की दहशत से कांपेंगे। वो सिंध का ज़लज़ला कहलाएगा। बात असल में यह है कि साईं मुकर्रम शाह और बेगम साईं ने मेरे साथ जो किया उसकी आग मेरे दिल में उस वक्त तक सुलगती रहेगी जब तक आखिरी सांस मेरे सीने में है। साईं, कम अज़ कम उन लोगों को ये तो पता चलेगा कि बुराई का नतीजा क्या होता है। लेकिन अफसोस, डाकू खुदवाना मर गया। मैंने गौर करने के बाद दूसरा फ़ैसला किया कि एक और जुराइम पेशा शख्स भी तो हमारे इलाके में मौजूद है, जिसने आपको जुर्म की ज़िंदगी में दाखिल होने की पेशकश की। साईं, फजल शाह को आप भूल गए क्या? गादी शाह उछल पड़ा। हाँ, मैंने उसे अली हैर शाह को साईं फजल शाह के पास पहुंचा दिया और साईं से कह दिया है कि इसकी तरबियत अपने अंदाज में करें। मैं उसे एक बहुत बड़ा जुराइम पेशा बनाना चाहती हूँ। गादी शाह को एक बार फिर धचका लगा। कैथराइन के सारे फैसले अपनी जगह, लेकिन इतने अहम फैसले से गादी शाह की मर्ज़ी के खिलाफ कर लिए। ये बात ज़रा सी गादी शाह के दिल को चुभी थी। कैथराइन ने फ़ौरन ही कहा, क्यों साईं, आपको मेरे इस अमल से इत्तेफाक नहीं है क्या? खैर ज़ाहिर है जो कुछ तुम कर चुके हो कैथराइन, इस पर तो मैं कोई तबसरा नहीं करता, लेकिन फजल शाह तो एक गलत आदमी है। वो डाकू नहीं, स्मगलर है। देखो बाबा, मैं आपको एक बात बताऊं कि हम लोग अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा ख़ानदान नेक नाम ख़ानदान है। किसी एक बंदे ने कोई गलती की तो वो उसकी ज़ाती खराबी है। ठीक है, मैं इस बात को मानता हूँ कि ख़ास तौर से बेगम साईं ने तुम्हारा एक बुरा कदम उठाया और तुमसे तुम्हारा माँ बनने का हक़ छीन लिया, पर बेगम साईं ने जो कुछ किया उसकी सज़ा मुकर्रम शाह को नहीं मिलनी चाहिए। हमने उसे उसका बेटा छीन लिया, यही हमारा बहुत सख्त कदम था। उसके बाद हमने जो कुछ किया वो इतना अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है गादी शाह? तुम तो इंग्लैंड से मुझे ये कहकर लाए थे कि जब तुम कराची एयरपोर्ट पर उतरोगे तो एक जुलूस हमारा इस्तकबाल करेगा। साईं, गादी शाह मेरी आंखें उस जुलूस को देखने के लिए बेचैन थी। मैं अपने घर से यही कहकर आई थी कि देखो मेरा साईं मुझे कितनी इज़्ज़त दिला रहा है, कितने बड़े आदमी से शादी की है मैंने। साईं, उसके बाद मेरे साथ जो कुछ हुआ, क्या तुम उससे वाकिफ़ नहीं हो? क्या साईं मुकर्रम शाह ने तुम्हारे लिए फ़ाइट की? साईं मुकर्रम शाह अगर चाहते तो बेगम साईं से कह सकते थे कि माँ ऐसा मत करो,
وہ میرا بھائی ہے اور اب جب سارے حالات میرے علم میں آ چکے ہیں تو میں پورے دعوے سے کہتی ہوں کہ سائیں مکرم شاہ نے بندوق بیگم سائیں کے کندھے پر رکھ کر ہی چلائی ہے۔ وہ بہت چالاک آدمی اور جو کچھ کرتے رہے ہیں اس میں ان کی پوری پلاننگ شامل ہوتی ہے۔ بیگم سائیں کی اپنی ہی پہنچی کیا ہے، گھر میں رہنے والی ایک عورت ہے وہ، ان کی مددگار تو سائیں مکرم شاہ ہی ہوں گے۔ ایسی بات نہیں کہسان، ایسی بات نہیں ہے، تم نے میری پوری بات نہیں سنی کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں کہ تمہارا اختلاف سائیں مکرم شاہ سے بھی ہے، مگر بابا دوسری بات کر رہا ہوں، سائیں فضل شاہ جو ہے نا وہ ایک ملک دشمن آدمی ہے، خودوانہ صرف ایک ڈاکو تھا۔ اگر وہ علی خیر محمد کو ڈاکو بنا دیتا تو علی خیر محمد سندھ کے رہنے والوں کے لیے گوٹھوں اور چھوٹے چھوٹے شہروں میں وارداتیں کرتا، نتیجہ جو بھی ہوتا اس کا، مگر بابا اس سے پورے ملک کو نقصان تو نہیں پہنچتا۔ اگر علی خیر محمد اسمگلر بن گیا تو پورے ملک کو نقصان پہنچے گا، ہم اپنی دشمنی میں اپنے ملک کے دشمن بن جائیں گے اور یہ اچھی بات نہیں کہتا ہے۔ سائیں مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ میرے اس قدم کی مخالفت کرو گے، ورنہ میں ایسا نہ کرتی۔ میں تو یہ سوچتی تھی کہ میری اور آپ کی سوچ میں کہیں کسی جگہ بھی کوئی فرق نہیں۔ مجھے افسوس ہوا، لیکن آپ میرے سے پوچھتے ہو تو میں یہی کہوں گی کہ میں نے ٹھیک کیا ہے۔ غازی شاہ خاموش ہو گیا، تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر اس نے کہا لیکن فضل شاہ کو یہ کس نے بتایا کہ اسے کیا کرنا ہے، ایسے کیسے کیا؟ میں خود اسے لے کر گئی تھی کہ جمالی گوٹھ؟ ہاں سائیں۔ تم خود فضل شاہ کے پاس گئی تھی اکیلی؟ نہیں، میرے ساتھ 2 عورتیں تھیں، علی خیر شاہ تھا۔ پھر تم نے کیا کہا اس سے؟ بس جو میں نے تمہیں بتایا وہی کہا اس سے۔ وہ خوشی سے تیار ہو گیا؟ ہاں بابا، وہ تمہارا دوست ہے، تمہاری وجہ سے وہ میری عزت کرتا ہے، کیتھرائن نے کہا۔ غازی شاہ گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا، لیکن یہ بات اس کے دل کو لگی۔ فضل شاہ کے بارے میں اس سے زیادہ بھلا کون جان سکتا تھا؟ زمانے بھر کا عیاش اور اوباش فطرت تھا، اسے کسی بہتری کی توقع تو رکھی ہی نہیں جا سکتی تھی۔ بات آج کی نہیں، بچپن سے اس کی فضل شاہ سے دوستی تھی اور وہ فضل شاہ کی گندی فطرت کو اچھی طرح سے سمجھتا تھا۔ کسی کو اچھی نگاہ سے دیکھنے کا تو فضل شاہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ایسی صورت میں کیتھرائن تنہا وہاں گئی۔ ٹھیک ہے، کیتھرائن ایک خود اعتماد عورت ہے، لیکن اتنی زیادہ خود اعتمادی بھی اچھی نہیں۔ کیا کر لی تھی وہ فضل شاہ کی کسی برائی کے جواب میں؟ لیکن اب اس نے جو قدم اٹھانا تھا وہ اٹھا چکی تھی، اس پر کوئی نکتہ چینی نہیں کی جا سکتی تھی۔ البتہ اسی رات کیتھرائن نے کہا، سائیں پہلی بار آپ نے مجھ سے کسی مسئلے پر اختلاف کیا ہے، مجھے افسوس ہے، میں ایسا کرتی ہوں، جا کر علی خیر شاہ کو وہاں سے واپس لے آتی ہوں۔ نہیں کیتھرائن، یہ بات نہیں ہے۔ چلو ٹھیک ہے، ویسے تمہیں وہاں نہیں جانا چاہیے تھا، وہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ میں بری طرح ہوشیار ہو کر گئی تھی سائیں، یہ سوچ کر کہ ایک برے آدمی کے پاس جا رہی ہوں، تو تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ میں موم کی بنی ہوئی نہیں ہوں کہ آسانی سے کسی کے سامنے جھک جاؤں۔ ساری زندگی تم بھی میرے بارے میں تجربے کرتے رہے ہو۔ غازی شاہ نے صبر کر لیا تھا، نہ جانے کہ اس کے دل میں خلش سی جاگ اٹھی جسے وہ مٹا نہیں پا رہا، تو شاید صحیح طریقے سے سمجھا نہیں پا رہا تھا۔ پھر ایک دن شمیلہ کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی، ولادت کے دن بالکل قریب آ گئے اور اب اس کے بارے میں کافی گہرائی سے سوچتا تھا۔ غازی شاہ کو اطلاع ملی، اس وقت بھی وہ کیتھرائن کے پاس ہی موجود تھا۔ غازی شاہ کئی دن سے اس سلسلے پر سوچ رہا تھا کہ اب اسے شمیلہ کو یہاں سے لے جانے کے سلسلے میں کیا ترکیب کرنی چاہیے، لیکن وقت کا انتظار زیادہ مناسب ہوا۔ سے شمیلہ کو دیکھا کیتھرائن اسے دیکھتے ہوئے کہا، اس کا رنگ پیلا پڑ رہا ہے، میرے خیال میں ہمیں اسے کراچی لے جانا چاہیے۔ ویسے تم نے اس کے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست تو کیا ہوگا، میں تم سے پوچھنا بھول گئی۔ ہاں، ایک پرائیویٹ کلینک ہے، گائنی کلینک ہے اور بہت اچھا ہے، میں نے وہاں اس کے بارے میں بات کر لی ہے۔ میرے خیال میں ہم اس کا چیک اپ کروا دیتے ہیں، اسے لے چلو۔ ٹھیک ہے، میں قربان کو بلاتا ہوں، ہم لوگ اسے لے کر چلتے ہیں۔ قربان آ گیا، تیاریاں ہوئی اور اس کے بعد غازی شاہ کیتھرائن اور قربان کی سرکردگی میں شمیلہ کو لے کر کراچی چل پڑے۔ شمیلہ ایک معصوم صرف لڑکی تھی، غازی شاہ کے دل میں اس کے لیے جو جذبے پیدا ہوئے وہ اس کی معصومیت کو دیکھتے ہوئے پیدا ہوئے تھے۔ انسان کی فطرت میں عمر کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ غازی شاہ گزرے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ ذہنی طور پر سمجھدار ہوتا جا رہا تھا، برا برا اور اچھا اچھا لگنے لگا۔ جبکہ پہلے اس کی تمام سوچیں صرف کیتھرائن سے منسلک ہو گئی، لیکن اس سے پہلے وہ کیتھرائن کے لیے اس قدر جذباتی نہیں تھا۔ یہ کیفیت تو اس وقت پیدا ہوئی جب وطن واپسی کے بعد اس نے کیتھرائن کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کو محسوس کیا تھا۔ بہرحال یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ شمیلہ کے لیے کیتھرائن نے جو منصوبہ بندیاں کی تھی ایک انسان ہونے کی حیثیت سے غازی شاہ کو بالکل گوارا نہیں تھی، یہاں تک کہ غازی شاہ نے تو ناگی بابا کو بھی زندگی سے محروم نہیں ہونے دیا۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ اپنے مفادات کے لیے انسانوں کو قربان کیا جائے۔ وہ کراچی میں داخل ہو کر پھر شمیلہ کو ڈاکٹر فوزیہ کے کلینک تک پہنچا دیا گیا۔ ڈاکٹر فوزیہ اس وقت موجود نہیں تھی، لیکن وہاں کا اسٹاف غازی شاہ سے واقف تھا۔ ڈاکٹر فوزیہ نے کچھ اور ڈاکٹروں سے اس کا تعارف کروا دیا تھا۔ ڈاکٹر فوزیہ ایک وہ تھی۔ اس کے بعد شمیلہ کو ایک بہت خوبصورت کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ کیتھرائن ہسپتال کے مختلف حصوں میں گھوم پھر کر اس کا جائزہ لینے لگی، یہاں تک کہ ڈاکٹر فوزیہ آ گئی۔ غازی شاہ اس وقت باہر ہی موجود رہا۔ ڈاکٹر فوزیہ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی غازی شاہ کے پاس آ گئی اور اس نے مسکرا کر کیتھرائن سے کہا، ہیلو میڈم کیتھرائن، دیکھ لیں، میں نے آپ کو ایک لمحے کے اندر پہچان لیا۔ آپ جانتے ہیں آپ کو میں نے کہاں دیکھا تھا؟ کیتھرائن چونک کر ڈاکٹر فوزیہ کو دیکھنے لگی، پھر بولی، آپ نے مجھے کہاں دیکھا تھا؟ سائیں غازی شاہ کی آنکھوں میں، جب یہ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک خاتون کے ہاں ولادت ہونے والی ہے اور وہ انہیں یہاں لے کر آئیں گے۔ پھر انہوں نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ وہ ان کی دوسری وائف ہے، ان کی اصل وائف میڈم کیتھرائن ہے، تو ان کی آنکھوں میں چھلکتی ہوئی محبت میں آپ کے چہرے کے نقوش ابھر آئے۔ آپ ڈاکٹر ہیں یا شاعرہ؟
कैथान ने हंसते हुए कहा, मैं डॉक्टर भी हूँ, शायरा भी हूँ और इंसान भी हूँ। इंसानी नफ्सियात को, इंसानी कैफियत को एक इंसान की हैसियत से पहचान लिया करती हूँ। चलिए तो अब मैं अपने मरीज़ को देखिए। कैथान ने हंसते हुए कहा, बहरहाल उसे इन बातों से खुशी तो हुई थी। डॉक्टर फौजी एक तजुर्बेकार और समझदार औरत थी। फिर गाजी शाह और कुर्बान शाह ने सारी तफसील उसे बता दी थी, सिवाय उन चंद बातों के जो कानूनी गिरफ्त रखती थी। फौजी शमीला के पास पहुंच गई। उसने शमीला का मुआयना करना शुरू कर दिया। आंखों के पपोटे खोल कर देखी, ज़ुबान, नब्ज़, नाखून, और फिर उसने गाजी शाह से कहा, इसका मुकम्मल चेकअप फौरी तौर पर करना है, मैं इंतज़ाम किए देती हूँ, आप इजाज़त देते हैं? जी हाँ हैरियत, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हम ज़रूरी कार्रवाइयाँ करने के लिए उनका चेकअप करेंगे। आप आइए मेरे साथ प्लीज़, मैं आपको तफसील बता देती हूँ। डॉक्टर फौजिया ने नर्सों को कुछ हिदायत लिख कर दी और शमीला को कुछ इंजेक्शन बता दिए। फिर वो कैथान और गाजी शाह को लेकर अपने ऑफिस में आके उसके चेहरे पर तशवीश के आसार थे। कैथान को सामने बिठाने के बाद अपनी कुर्सी पर बैठी उसने कहा, देखिए गाजी शाह, मैं उन डॉक्टरों में से नहीं जो रिवायती किस्म की अदाकारी करके किसी मरीज़ को देखकर अपने चेहरे पर तशवीश के आसार पैदा करते हैं ताकि उनके लवाकिन को परेशानी हो। मैं सीधी सादी डॉक्टर हूँ, जो कुछ मरीज़ की कैफियत होती है उसे सही अल्फाज में बयान कर देती हूँ। आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए, इन खातून को कोई जहनी परेशानी लाहक रही है? शमीला को? जी उन्हीं का कह रही हूँ। मेरे ख्याल में नहीं। गाजी शाह ने कैथान की तरफ देखकर कहा, कोई जहनी परेशानी नहीं रही, हमने उसे बड़े पुरसकून माहौल में रखा है, उसे हर तरह की आसानियाँ फ्राहम की गई हैं। आप क्यों ये बात कह रही हैं डॉक्टर? वो शदीद टेंशन का शिकार है और इस चीज़ ने उनके अंदरूनी सिस्टम पर भी असर डाला है। अगर हमने उन्हें मुकम्मल तबी इमदाद फ्राहम ना की तो न सिर्फ उसकी बल्कि बच्चे की ज़िंदगी को भी शदीद खतरा लाहक हो सकता है। मैं आपको ये रिपोर्ट लिख कर देती हूँ, आप जिस जदीद तरीन हस्पताल में जाकर उसका चेकअप करा सकते हैं करा लें। अगर मेरी बात की तस्दीक हो जाए तो फिर उसे यहीं ले आइए, चूँकि उसका सही ट्रीटमेंट मैं ही कर सकती हूँ। आप देख लीजिए डॉक्टर, हमें आप पर मुकम्मल एतमाद है। डॉक्टर, क्या वाकई नोयत इतनी ही संगीन है? कैथान ने कहा, हाँ वाकई ऐसी ही बात है।